अस्सलामुअलैकुम। मैडम मार्ली लंदन में जिम काफ के साथ वक्त गुजार रही थी। जब जिम काफ से उसकी पहली मुलाकात लंदन के एक होटल में हुई तो सोनिया उसके अंदर मौजूद रहकर उसे जिम काफ की तरफ माइल करती रही थी। ऐसे वक्त उसने महसूस किया था कि वो खुद अपने तौर पर उस खूबरू गॉड फादर जिम काफ की तरफ माइल हो रही है। सोनिया खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ने लगी। पहले की तरह उसे जिम काफ की तरफ माइल नहीं किया। थोड़ी देर बाद पता चला कि मार्ली की एक सोच अपने मजाज के मुताबिक जिम काफ से कतरा रही है और दूसरी सोच उसे जिम काफ से मुतासिर कर रही है। इस तरह साफ जाहिर हो रहा था कि कोई टेलीपैथी जानने वाला मार्ली की सोच के जरिए उसे जिम काफ की तरफ माइल कर रहा है। सोनिया ने मुझसे कहा, फरहाद, मेरे अलावा मार्ली के दिमाग में कोई और छुपा हुआ है। तुम ज़रा मार्ली के ख्यालात पढ़ो, हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो। मैं मार्ली के अंदर आकर खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ने लगा। यही मालूम हुआ कि मार्ली के अंदर उसकी अपनी दो सोचें हैं। एक सोच जिम काफ को उसके हवास पर मुसल्लत कर रही थी, उसे मुतासिर कर रही थी। दूसरी सोच उसके मजाज के मुताबिक जिम काफ से कतराना चाहती थी, लेकिन वो सोच बहुत कमज़ोर थी। मार्ली अपने मजाज को भूलकर उससे मुतासिर हो गई थी। मैंने सोनिया से कहा, तुम दुरुस्त समझ रही हो, कोई उसके दिमाग में है, वो उसे जिम काफ की तरफ माइल कर चुका है। सोनिया ने कहा, ताज्जुब है, यह टेलीपैथी जानने वाला कौन हो सकता है? अब तो हमारी दुनिया में टेलीपैथी जानने वालों की तादाद इतनी बढ़ती जा रही है कि किसी वक्त भी कोई भी अचानक हमारी नज़रों में आ जाता है। अभी हम ये समझ नहीं पाएंगे कि ये कोई पुराना खिलाड़ी है या फिर कोई नया टेलीपैथी सीखने वाला है। सोनिया ने कहा, हम मार्ली को अपने तौर पर हैंडल कर रहे हैं। पता नहीं उस अजनबी टेलीपैथी जानने वाले के इरादे क्या हैं। अगर मार्ली के यहाँ आने पर वो अपने मतलब की खातिर कोई अलग बाजी शुरू करेगा तो फिर उससे निमटने में देर लगेगी। मार्ली के यहाँ आने तक हमें उसके मुतालिक बहुत कुछ मालूम कर लेना चाहिए। तुम मार्ली को कंट्रोल कर रही हो, तुम ही समझो कि उस अजनबी को कैसे बेनकाब किया जाएगा। मैं दूसरी जगह मसरूफ़ हूँ, फुर्सत मिलती रहेगी तो मार्ली के अंदर भी पहुँचता रहूँगा। मैं अपने मामलात में मसरूफ़ हो गया। सोनिया मार्ली की तरफ पूरी तवज्जो देने लगी। अजनबी टेलीपैथी जानने वाला तशवीश पैदा कर रहा था। पता नहीं कौन था और क्या चाहता था। अभी तो हमारे मंसूबे के मुताबिक मार्ली को जिम काफ की तरफ माइल कर रहा था। सोनिया के मातहत सुराग रसानों ने इब्तदा में जिम काफ के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। वो नशे का आदी नहीं था, योगा का माहिर था। सोनिया का कोई मातहत उसके दिमाग तक नहीं पहुँच सकता था। वो मातहत जिम काफ के बॉडीगार्ड्स और उसके करीबी साथियों के दिमागों में रहकर उसके मुतालिक मालूमात हासिल करते रहे थे। ये नहीं जान सकते थे कि वो अंदर से क्या है। ये अंदाज़ा था कि वो टेलीपैथी नहीं जानता है। अगर वो जानता तो बहुत पहले ही मार्ली के दिमाग में पहुंचकर उसे ट्रैप कर लेता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब मार्ली के लंदन पहुंचने पर उसके अंदर किसी टेलीपैथी जानने वाले का सुराग मिल रहा था। इससे ये अंदाज़ा होता था कि उस टेलीपैथी जानने वाले ने लंदन में पहली बार मार्ली के दिमाग में जगह बनाई है। अगर उसे मार्ली से कुछ दिलचस्पी है तो वो ये क्यों चाहता है कि वो जिम काफ से मोहब्बत करे और उसी की बन जाए? वो अजनबी मार्ली को अपनी तरफ क्यों माइल नहीं कर रहा है? सोनिया को ज़्यादा देर तजस्सुस में मुब्तला रहना अच्छा नहीं लगता था। ऐसे वक्त वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करती थी जिसके नतीजे में हकीकत मालूम हो जाती थी और तजस्सुस ख़त्म हो जाता था। उसने जिम काफ से पहली मुलाकात में ही मार्ली को उसका दीवाना बना दिया था। वो अजनबी भी यही चाहता था, वो भी यही कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि मार्ली होटल के डाइनिंग हॉल से उठकर अपने कमरे में आ गई। वो रात को पीने की आदी थी। शराब की मस्ती ने उसे और मस्त बना दिया। ऐसे वक्त सोनिया ने मार्ली के जरिए देखा जिम काफ जैसे जुनून में मुब्तला हो रहा था। ऐसे वक्त सभी जज्बाती होते हैं, मगर उसका जुनून में मुब्तला होना एक अजीब सी बात थी। वो निहायत संजीदा ज़हीन और बड़ा ही मामला फ़हम था। ऐसे लोग जुनून में मुब्तला नहीं होते। सोनिया ने फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो किसी रुकावट के बगैर पहुंच गई। जुनून में इंसान को अपना होश नहीं रहता। वो भी अपने होश हवास में नहीं था। फिर सोनिया की सोच की लहरों को कैसे महसूस करता? सोनिया को इतनी ही देर के लिए उसके दिमाग में जगह मिली थी जितनी देर तक वो जुनून में मुब्तला रहता। वो मौके से फ़ायदा उठाकर तेज़ी से उसके ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला कोई उसके दिमाग में आता रहता है। उसने कई बार पूछा था कि वो कौन है और उस पर क्यों मेहरबान है। उस अजनबी ने कहा था, मेरे बारे में कुछ ना पूछो, मेरा कोई नाम नहीं है। मुझे गुमनाम या अननोन कह सकते हो। मुझे सारी दुनिया में ढूंढते फिरोगे, मैं नज़र नहीं आऊँगा। मुझे तलाश करने में अपना वक्त ज़ाया न करना। मैं तुम्हारे पास आने लगा हूँ, यह तुम्हारी खुशकिस्मती है। कोई ज़रूरत के बगैर किसी के पास नहीं आता। प्लीज़ सच बताओ, मेरे पास क्यों आते हो? मैं सच बोलता हूँ क्योंकि सच बोलने से कोई मेरे पास आकर मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम एक कद्दे आवर बिल्डर हो, भरपूर जवान हो। मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा कर खुद को बॉडी बिल्डर जिम काफ बना लेता हूँ। तुम्हारे अंदर रहकर किसी हसीना से इश्क करने और उसके साथ जज्बाती लम्हात गुजारने का जो मज़ा हासिल होता है उसे मैं बयान नहीं कर सकता। जिम काफ ने पूछा, क्या तुम कोई नफ्सियाती मरीज़ हो? तुम ऐसा कह सकते हो। मैं तुम्हारे अंदर समाकर एक मुकम्मल सेहतमंद जिम काफ बन जाता हूँ। जिस हसीना को तुम हासिल करते हो, दरअसल उसे मैं हासिल करता हूँ।
उसका हुस्न, उसका शबाब, उसकी अदाएं, उसका हिजाब, उसके सारे जज्बात सिर्फ मेरे लिए होते हैं। क्या तुम सिर्फ इसीलिए मेरे पास आते हो? ये कोई मामूली बात नहीं है। कितने ही लोग मुकम्मल मर्द बनने के लिए दवाएं खाते हैं, महंगे से महंगा इलाज कराते हैं, फिर भी उन्हें वो मर्दानगी और वो मुसरतें हासिल नहीं होती जो मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए तुम्हारे अंदर समा कर हासिल करता हूँ। जिम काफ ने कहा, तुम मुझसे फ़ायदा हासिल कर रहे हो, मुझे भी फ़ायदा पहुँचाया करो। मैं ज़रूर तुम्हारे काम आऊँगा। बोलो, मुझसे क्या चाहते हो? जिस बैंक की तरफ इशारा करोगे उस बैंक का तमाम खजाना तुम्हारे पास पहुँचा दूंगा। जिस दुश्मन का नाम लोगे उसे तुम्हारे कदमों में लाकर झुका दूंगा। उन दिनों जिम काफ किसी तरह भी मार्ली को हासिल करना चाहता था। उसके जजीरे और उसके किले को एक मजबूत महाज बनाकर वहाँ के अंडरवर्ल्ड से ननाका के कदम उखाड़ना चाहता था। उसने कहा, मिस्टर अननोन, हांगकांग के जुनूब में एक जजीरा है, वहाँ की मालकन एक जवान बेवा है, उसे मैडम मार्ली कहते हैं। मैं उसे फांस कर उस इलाके के 3 गॉड फादर्स को ख़त्म करना चाहता हूँ और ख़ुद वहाँ का गॉड फादर बनना चाहता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो मुझे मार्ली की आवाज़ सुनाओ, मैं उसके अंदर घुसकर उसे तुम्हारे पास ले आऊँगा। जिम काफ ने हांगकांग के एक आला पुलिस अफसर से रब्ता किया, फ़ोन के जरिए उसे गुफ्तगू की। इस तरह अननोन को उस आला अफसर की आवाज़ सुनाकर कहा, यह आला अफसर मैडम मार्ली का वफादार और खिदमतकार है। सरकारी अफसर है मगर मार्ली के लिए काम करता है। अननोन ने उस अफसर के जरिए मार्ली की आवाज़ सुनी थी। फिर जिम काफ के पास आकर कहा, मैं जब चाहूँ मार्ली के दिमाग में पहुँच सकता हूँ, लेकिन अभी उसे ट्रैप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अब क्या हो गया? अभी मजबूरी है। फरहाद अली तैमूर मार्ली के पास पहुंचा हुआ है। वो किसी औरत के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता है। ज़रा सब्र करो, जैसे ही वो मार्ली को छोड़कर जाएगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगा। वो एक भरपूर औरत है, मैं भी उसे चाहता हूँ, मगर शेर के मुंह से लुकमा छीनना दानिशमंदी नहीं होगी। सब्र करने से मीठा फल मिलेगा। इसके बाद जिम काफ और अननोन किसी अच्छे मौके का इंतज़ार करने लगे। आखिर एक दिन मार्ली लंदन पहुँच गई। जिम काफ के साथ साथ अननोन की भी मुरादें पूरी हो गई। जिम काफ उसके साथ सिर्फ ऐसे लम्हात नहीं गुजारना चाहता था, मार्ली के जरिए हांगकांग और जनूबी चीन के इलाकों में गॉड फादर भी बनना चाहता था। कुछ सोनिया के ताउन से और कुछ अननोन की मदद से उसे अपनी मंजिल मिलने लगी थी। सोनिया ने यहीं तक जिम काफ के चोर ख्यालात पड़े थे, मगर फिर उसका जुनून सर्द पड़ते ही अननोन ने कहा, जिम काफ, तुम्हारा भी काम हो गया, मुझे भी मुसरतें हासिल हो गई, अब मैं जा रहा हूँ, कल सुबह आऊँगा। अननोन के जाते ही जिम काफ सोनिया की सोच की लहरों को महसूस कर सकता था, इसलिए वह उसके दिमाग से निकल आई। ये मालूम हो गया था कि जिम काफ मार्ली या किसी हसीना के साथ ऐसा रुमानी और जज्बाती वक्त गुजारेगा तो अननोन उसके अंदर मौजूद रहेगा, और जब तक वो रहेगा जिम काफ अपने अंदर सोनिया की सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। ऐसे वक्त फिर उसे उसके ख्यालात पढ़ते रहने का मौका मिलता रहेगा। इस तरह वो अननोन के बारे में मज़ीद अहम मालूमात हासिल कर सकेगी। दूसरे दिन मार्ली और जिम काफ ने कोर्ट मैरिज की। जिम काफ लंदन की ऊंची सोसाइटी में बहुत मशहूर था। यूरोप के तमाम अखबारात में इस शादी की खबरें शाया हुई। मार्ली पूरे हांगकांग में एक जजीरे की मलका की हैसियत से मशहूर थी। वहाँ के अखबारात ने यह खबर शाया की कि मार्ली ने लंदन के ख़ानदानी रईस जिम काफ से शादी की है और दूसरे दिन की फ़्लाइट से जिम काफ के साथ हांगकांग वापस आ रही है। उधर नानाका के दोनों मुशीर द किलर और द विनर ये मालूम करने की कोशिशें कर रहे थे कि मार्ली मेरे साथ हांगकांग के किस इलाके में है। मार्ली के जितने दुश्मन थे वो सब यही समझ रहे थे कि मार्ली मेरे साथ है। सोनिया मार्ली बनकर सबको धोखा दे रही थी। ज़ाओकोंग कोबरा ने द किलर को हुक्म दिया था कि वो मुझे और मार्ली को तलाश करेगा। द किलर ने कहा, मिस्टर कोबरा, पुलिस का एक आला अफसर मार्ली का ख़ास खिदमतकार है। वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन किसी को अंदर की बात नहीं बताएगा। उसके अंदर की बातें तुम मालूम कर सकती हो। कोबरा ने फ़ोन के जरिए उस आला अफसर की आवाज़ सुनी, फिर उसके अंदर पहुंचकर मालूम किया। उसकी सोच ने बताया कि मार्ली सीवीओ होटल के एक कमरे में फरहाद के साथ रहती है। उस कमरे के आसपास उसके खास बॉडीगार्ड्स रहती हैं। फिर सरकारी तौर पर भी वहाँ उसके लिए सिक्योरिटी फराम की गई है। किसी को उस कमरे की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। कोबरा ने यह तय किया कि वो टेलीपैथी के जरिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। मुझे किसी दुश्मन टेलीपैथी जाने वाले की मौजूदगी का इल्म होगा तो वो खुद को बायरन टोर जाहिर करेगा। मुझे ये मालूम नहीं होने देगा कि वो ख्याल ख्वानी जानता है और मेरे खिलाफ नानाका की मदद कर रहा है। कोबरा एक आलाकार के जरिए उस होटल में पहुंच गया। सोनिया होटल के लाउंज में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। वो आलाकार उसे देखकर ठिठक गया। कोबरा ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मैं मैडम मार्ली को देख रहा हूँ। वो यहाँ लाउंज में एक सोफे पर बैठी चाय या कॉफ़ी पी रही है। वह हैरानी से बोला, ताजुब है, हम उसे पूरे हांगकांग में तलाश करते फिर रहे हैं और वो यहाँ पब्लिक प्लेस में बैठी हुई है। आलाकार ने कहा, उसके पीछे 2 गनमैन खड़े हुए हैं, बाकी 2 गनमैन इधर उधर कुछ फासले पर हैं। तुम वहाँ टहलते रहो, फरहाद भी वहीं कहीं होगा। वो अपने आलाकार के अंदर रहकर मार्ली को करीब और दूर से देखने लगा। उसे मेरी तलाश थी, मैं वहाँ नहीं था। वहाँ कोई भी शख्स किसी ज़रूरत से मार्ली यानी सोनिया के पास आता तो यही समझा जाता कि मैं उसके पास आया हुआ हूँ। फिर यही हुआ। एक कद्यावर सेहतमंद शख्स मार्ली के पास आया, आकर एक सोफे पर बैठ गया। फिर उससे बोला, हाय मार्ली,
हम तुम्हें दिन रात तलाश करते रहते हैं और तुम यहाँ अपनी सिक्योरिटी के साथ बैठी हुई हो। सोनिया ने पूछा, कौन हो तुम? मैं नानाका का एक खादिम हूँ। तुम्हारा फरहाद मेरे दिमाग में नहीं आ सकेगा और तुम्हारे ये गनमैन मुझे गोली नहीं मार सकेंगे, क्योंकि मेरा हाथ कोट की जेब में है और जेब में रिवॉल्वर है। मैं तुम्हारे गार्ड्स के हाथों मरने से पहले ही तुम्हें गोली मार दूंगा। कोबरा का आलेकार उनसे दूर था। कोबरा उनकी बातें नहीं सुन सकता था। सोनिया इस अजनबी शख्स से मुस्कुराकर बोल रही थी, अच्छा तो तुम पूरे इंतजामात के साथ आई हो। कोबरा सोनिया की मुस्कुराहट से धोखा खा गया। उसकी समझ में आया कि मार्ली मुस्कुराकर फरहाद से बातें कर रही है। वो अजनबी शख्स सोनिया से कह रहा था, हाँ पूरे इंतजामात के साथ आया हूँ। बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। तुम मेरे हाथ में हाथ डालकर इस तरह बेतकल्लुफी से चलो कि तुम्हारे गार्ड्स मुझे तुम्हारा दुश्मन ना समझें। वो उठकर खड़ा हो गया। सोनिया ऐसे दुश्मनों से निमटना जानती थी। उसने उठकर मुस्कुराते हुए उसके हाथ में हाथ डाला, फिर अपने गार्ड से बोली, यहाँ ठहरो, मैं अभी आती हूँ। कोबरा ने सोनिया के ये अंदाज देखा तो पूरी यकीन से समझ लिया कि वो मेरे हाथों में हाथ डालकर मुस्कुराती हुई जा रही है। मैं, कोबरा और तमाम गॉड फादर्स के लिए बहुत बड़ी रुकावट था। वो मुझे रास्ते से हटाकर ही मार्ली को कैदी बनाकर जजीरे पर और किले पर कब्जा कर सकते थे। कोबरा नहीं चाहता था कि मैं नज़रों में आ जाने के बाद बचकर चला जाऊं। उसने फ़ौरन ही आलाकार के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा कर निशाना लिया, फिर ट्रैकर को दबा दिया। ठाई की आवाज़ के साथ ही उस अजनबी के हलक से चीख निकली। सोनिया के हाथ से उसका हाथ छूट गया। वो उछलकर फर्श पर गिरा, फिर तड़पने लगा। सोनिया फ़ौरन ही छलांग लगाकर एक सतून के पीछे चली गई। उसके गार्ड्स ने उस आलेकार को देख लिया था। एक गार्ड ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उस पर गोली चलाई। गोली उसके हाथ पर लगी। आलेकार के हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। सोनिया ने उन गार्ड्स को हुक्म दिया था कि दुश्मनों को कभी हलाक ना किया करें, सिर्फ ज़ख्मी किया करें। उन्होंने यही किया था। फ़ौरन ही दौड़ते हुए आकर उसका रिवॉल्वर उठा लिया था। फिर एक ने पूछा, कौन हो तुम? वो तकलीफ से कराहते हुए बोला, मैं नहीं जानता। मैंने अपनी मर्जी से गोली नहीं चलाई है। मैं तो दूर से मैडम मार्ली को देख रहा था। मैं सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि मैंने क्यों रिवॉल्वर निकाला और क्यों एक अजनबी पर गोली चला दी। सोनिया सतून के पीछे खड़ी अपने गार्ड्स के दिमाग में रहकर जख्मी होने वाले आलाकार की बातें सुन रही थी। फिर उसके दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पड़ने लगी। कोबरा अपने कार में था। वो अपनी तलवार लेकर इंसानी खोपड़ियों के दरमियान आकर खड़ा हो गया। सीना तान कर बोला, जिस फरहाद को रबा सदी से कत्ल करने की कोशिशें की जा रही थी, उसे मैंने एक पल में मौत के घाट उतार दिया। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए नानाका से कहा, हांगकांग के सीवीओ होटल में जाओ और अपनी आंखों से फरहाद की लाश देख लो। मैं टेलीपैथी की दुनिया के एक तवील बाब पर ख़त्म शुद्ध लिख चुका हूँ। नानाका ने बेयकीनी से कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, फरहाद तुम्हें कहाँ मिल गया था? मैंने अपने आलाकार के जरिए मार्ली को सीवीओ होटल में देखा था। वो फरहाद से महबूबाना अंदाज में बातें कर रही थी, फिर उसके हाथों में हाथ डालकर उसके साथ जा रही थी। फ़ोन की घंटी बजने लगी। नानाका ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से कहा गया, बॉस, आपके मातियत को एक शख्स ने गोली मार दिया। वो मातियत मार्ली तक पहुंच गया था। मैं दूर से देख रहा था। मार्ली उसके हाथों में हाथ डालकर उसके साथ जाने पर मजबूर हो गई थी। ऐसे वक्त एक अजनबी ने उसे गोली मार दी। उसकी लाश सीवीओ होटल में पड़ी हुई है। पुलिस वाले आ गए हैं। नानाका ने कहा, जस्ट अ मिनट, तुमने अभी सीवीओ होटल का है? वहाँ तो फरहाद की लाश पड़ी हुई है। मुझे अभी मालूम है कि वहाँ फरहाद को कत्ल किया गया है। नो बॉस, किसी ने आपको गलत इतला दी है। फरहाद को नहीं, आपके मातियत को गोली मारी गई है। कोबरा नानाका के अंदर रहकर ये बातें सुन रहा था और सोच रहा था, जो शख्स उस होटल में मार्ली के साथ जा रहा था वो फरहाद नहीं था। क्या वो नानाका का मातियत था? नानाका रिसीवर रखकर बोला, मिस्टर कोबरा, तुम कुछ कह रहे थे और मेरा मातियत कुछ कह रहा है, हकीकत क्या है? कोबरा फ़ौरन ही अपने उस आलाकार के दिमाग में पहुंचा जिसके जरिए उसने गोली चलाई थी और अपनी दानिस्त में मुझे कत्ल किया था। उसके अंदर पहुंचते उसने सोनिया की आवाज़ सुनी। वो पूछ रही थी, क्या पहले भी तुम्हारे दिमाग में कोई आता रहा है? वो जख्मी कराते हुए बोल रहा था, मैं नहीं जानता कोई किसी के दिमाग में कैसे आता है। मैं आज पहली बार अपने अंदर किसी की आवाज़ें सुन रहा था। वो कह रहा था कि वो मेरा बॉस है, मैं उसका मामूल हूँ, उसके अहकामात पर अमल करता रहूँगा तो मालामाल हो जाऊँगा। सोनिया ने कहा, उस जख्मी को जिसने भी आलाकार बनाया है वो भी ज़रूर मौजूद होगा। क्या वो मुझसे बातें करना चाहेगा? हो सकता है कि हम दोस्त बन जाएं। कोबरा ने कहा, मैं बोल रहा हूँ, पहले अपना तारुफ कराओ, तुम कौन हो और मेरे इस आलाकार के दिमाग में कैसे पहुँच गए हो? तुम यकीनन इस होटल में जिस्मानी तौर पर मौजूद हो। तुम काफ़ी समझदार हो। मैं यहाँ मौजूद हूँ, क्या मिलने आओगे? वस्ते हुए बोला, मैं यहाँ से सैकड़ों मील दूर हूँ, हो सकता है तुम हज़ारों मील दूर हो, मगर मुझे धोखा देने के लिए यहाँ अपनी डमी को भेज सकती हो। सोनिया ने कहा, वाह, तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो। अब मैं अपना नाम बताऊंगी तो तुम यकीन नहीं करोगे, कहोगे फ़र्जी नाम बताकर धोखा दे रही हूँ। यकीनन कोई टेलीपैथी जानने वाला किसी को अपनी असलियत नहीं बताता है, फिर भी पूछ रहा हूँ, तुम मुझे क्या नाम बताने वाली हो? चलो कोई खूबसूरत सा नाम बता दो। मेरा नाम मार्ली है। कोबरा ने कहका लगाकर कहा, किसी ऐसी औरत का नाम लो जो टेलीपैथी जानती हो, और टेलीपैथी की दुनिया में ख्याल ख्वानी करने वाली बहुत कम औरतें रह गई हैं, जिनमें अल्पा सबसे पुरानी है। एक रसवंती थी जो अब आमना फरहाद बनकर गोशा नशीन हो गई है।
फरहाद की फैमिली की दूसरी औरतों ने मशीन के जरिए टेलीपैथी सीखी है। उनमें से सिर्फ सोनिया और सानी के नाम जानता हूँ। सोनिया ने कहा, मैं मार्ली हूँ। मैंने टेलीपैथी सीखने के लिए ही फरहाद से दोस्ती की थी। इस मकसद के लिए पेरिस और लंदन गई थी। कोबरा ने कहा, क्यों झूठ बोलकर मेरा वक्त ज़ाया कर रही हो? मार्ली मुस्तकिल हांगकांग में रहती है, कभी यहाँ से बाहर नहीं जाती है। वो यहाँ फरहाद के साथ इश्क कर रही है। सोनिया ने हंसते हुए कहा, फरहाद तुम्हारे जैसे दुश्मनों को बेखबर रखना जानता है। उसने मुझे यूरोप के मुल्कों में पहुंचा दिया था। मैंने वहां जाकर बाबा साहब के दायरे में मशीन के जरिए टेलीपैथी सीखी है। फिर लंदन जाकर अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर जिम काफ से शादी की है। क्या तुम किसी जंगल में रहते हो? तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा है? कई अखबारात में मेरी और जिम काफ की शादी की खबरें शाया हो चुकी हैं। मैं भी मालूम करता हूँ कि तुम कितना झूठ और कितना सच बोल रही हो। वो नानाका के पास आकर बोला, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा है? उसने कहा, मैं रूपोश रहता हूँ, बाहर की दुनिया से और अखबारात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आज का अखबार पढ़ो और देखो, उन अखबारात में मार्ली और गॉडफादर जिम काफ की शादी की खबरें शाया हो चुकी हैं। मार्ली यहाँ से पेरिस और लंदन गई और तुम सब बेखबर रहे। अगर ये पहले से मालूम होता तो हम मार्ली को वहीं ख़त्म कर देते, यहाँ वापस ना आने देते। फ़ौरन अखबार पढ़ो, मैं अभी आता हूँ। उसने द किलर के पास पहुँचकर पूछा, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा है? हाँ, पहले एक अखबार पढ़ा तो यकीन नहीं आया। फिर मैंने चीनी और अंग्रेज़ी ज़ुबान के कई अखबारात पढ़े। सब में यही खबर शाया हुई है कि मार्ली लंदन में थी, उसने जिम काफ से शादी की और अब हांगकांग वापस आ रही है। हम तो अब तक यही समझते रहे कि वो हांगकांग में है। कोबरा अपने उससे ज़ख्मी आलाकार के दिमाग में वापस आया, फिर बोला, मार्ली क्या तुम मौजूद हो? सोनिया ने कहा, अच्छा तो तुम अखबारात पढ़ कर आ रहे हो। मेरा ख्याल है अब तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि मैंने भी टेलीपैथी सीख लिया। अब दो ज़बरदस्त हथियार लेकर नानाका और तुम्हारे जैसे टेलीपैथी जानने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आ रही हूँ। मेरा एक हथियार है टेलीपैथी और दूसरा हथियार है गॉडफादर जिम काफ। वो अंडरवर्ल्ड वालों से निमटना खूब जानता है। तुम बहुत चालाक हो। तुमने फरहाद को फांस कर टेलीपैथी सीखी और जिम काफ को फांस कर यहाँ के तमाम गॉडफादर्स के खिलाफ मजबूत महाज बना रही हो। मैं जो कर रही हूँ वो तुम सबके सामने आता रहेगा। मैंने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। क्या तुम अपने बारे में नहीं बताओगे? कोबरा ने कहा, तुम तो जानती ही हो कि हम टेलीपैथी जानने वाले नानाका की मदद कर रहे हैं। मैं उनमें से एक हूँ। मेरा नाम बायरन टोड है। सोनिया मुस्कुराने लगी। वो जानती थी कि मैं बायरन टोड और बेकर ब्राइट को अपना मामूल बना चुका हूँ। साइमन और आंद्रे को भी उनकी तरह मामूल बनाऊंगा। हार्वे अपनी रहायशगाह में नहीं था, अभी तक हमारी गिरफ्त से दूर था। यह सोचा जा सकता था कि शायद हार्वे ने सीवीयू होटल में धोखा खाया है। उस अजनबी को फरहाद समझकर कत्ल किया और अब एक जख्मी के दिमाग में रहकर सोनिया को अपना नाम बायरन टोड बता रहा है। सोनिया ने उस जख्मी के दिमाग में कहा, झूठ बोल रहे हो, तुम बायरन टोड नहीं हो। वो और उसके साथ ही नानाका के दुश्मन बन चुके हैं और वो दोस्ती के लिए फरहाद से रब्ता कर रहे हैं। वो फरहाद को नाराज़ करने के लिए मुझसे दुश्मनी नहीं करेंगे। कोबरा ने समझ लिया कि उसका झूठ नहीं चलेगा। उसने कहा, मैं कोई भी हूँ मगर नानाका का नया दोस्त और मददगार हूँ। सोनिया और कोबरा बड़ी देर से बातें कर रहे थे। वो उसके चोर ख्यालात पढ़ना चाहती थी। 2 बार उसके दिमाग में जाने की कोशिशें कर चुकी थी मगर नाकाम रही। कोबरा ने भी यही कोशिशें की थीं और सोनिया ने सांस रोककर उसे भगा दिया था। आखिर वो बोली, तुम मुझे अपने दिमाग में नहीं आने दोगे और सच नहीं बोलोगे, लेकिन फरहाद पाताल में और समुद्र की तह में छुप कर रहने वालों को भी बाहर निकाल लाता है। तुम बाहर आने के लिए सामान्य सफ़र ज़रूर बांध लो। वो चुप हो गई। कोबरा ने उसे आवाज़ें दी, फिर जवाब ना पाकर नानाका के पास आया। उसे बोला, क्या तुम यकीन करोगे कि मार्ली सिर्फ जिम काफ से शादी करने के लिए ही नहीं बल्कि मशीन के जरिए टेलीपैथी सीखने के लिए भी गई थी? उसने ख्याल ख्वानी के जरिए भी मुझसे गुफ्तगू की थी। नहीं, ये यकीन करने वाली बात नहीं है। उससे सीखने के लिए मशीन कहाँ से मिल जाएगी? ये क्यों भूल रहे हो कि फरहाद उसकी पुश्त पर है? उसने उसे ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुँचा है। ओह गॉड, उसने फरहाद को इसी मकसद के लिए फांसा था। वो हमारे खिलाफ बहुत मजबूत महाज बना रही है। एक तो टेलीपैथी सीख ली है, दूसरा ये कि जिम काफ जैसे चालबाज को मेरे मुकाबले पर ले आई है। बेशक वो ज़बरदस्त चालें चल रही है, हमारे लिए ज़बरदस्त चैलेंज बन रही है, मगर वो भी मुझे नहीं जानती है। उसे जिम काफ के साथ हांगकांग आने दो, फिर मैं उसे निमट लूँगा। मिस्टर कोबरा, मेरी बात का बुरा ना मानना। थोड़ी देर पहले तुमने बड़े फ़ख्र से कहा था कि रबा सदी से जिस फरहाद को कोई नुकसान ना पहुँचा सका, उसे तुमने एक पल में हलाक कर दिया, जबकि तुमने मेरे एक ख़ास मातियत को हलाक किया है। आइंदा तुम्हें याद रखना चाहिए कि फरहाद नाकाबिल शिकस्त है। बच्चे उसे हलाक करने का ख्वाब देख सकते हैं, तुम्हें ऐसा ख्वाब नहीं देखना चाहिए। वो गुस्से से बोला, बकवास मत करो। जंग जारी रहने के दौरान में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। एक बार मेरी हार हुई है तो क्या हुआ? मेरा नाम ज़ाउकोम कोबरा है। दूसरी बार फरहाद शर्मनाक शिकस्त खाएगा। तुम्हें गुस्से में नहीं आना चाहिए। तुम कह रहे हो कि मार्ली जिम काफ के साथ हांगकांग आने वाली है, जबकि मेरे मातियत ने और तुम्हारे आलाकार ने उसे सीवीयू होटल में देखा है। मार्ली शुरू से तुम सबको धोखा देती रही है। वो पेरिस और लंदन में थी। उसने अपनी एक डमी यहाँ रख छोड़ी है। मेरे और तुम्हारे मातियत ने उसी डमी को सीवीयू होटल में देखा था। अचानक नानाका ने अपने अंदर एक नौस्वानी कहका सुना। फिर सोनिया की आवाज़ सुनाई दी, मैं जानती थी कि तुम्हारे ये टेलीपैथी जाने वाला मददगार मौजूदा मामलात पर बातें करने के लिए तुम्हारे पास आएगा।
और जब तक ये मौजूद रहेगा तुम मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकोगे। फिर वो बोली, हाय ज़ाओकोंग कोबरा, मैंने चंद मिनट में ही तुम्हें समुंदर की तह से निकाला है, अब तुम्हें फरहाद पाताल से निकालकर पूरी तरह बेनकाब करेगा। कोबरा एकदम से बौखला गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि वैसे हथकंडे से उसका नाम मालूम कर लेगी। उसने मेरे मुकाबले पर आने के लिए बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां की थीं। यह तय किया था कि कभी खुद को जाहिर नहीं होने देगा, हमेशा पुरस्रार बनकर रहेगा। मैं उसे सारी ज़िंदगी तलाश करता रहूँगा मगर कभी उसका नाम तक मालूम नहीं कर सकूँगा। और सोनिया ने बड़ी चालाकी से चंद मिनट में ही उसका नाम मालूम कर लिया था। मैं नहीं जानता था कि किस मक्कार ज़माना औरत से बातों में उलझा हुआ हूँ। वह झुंझलाकर बोली, तुम मार्ली नहीं हो सकती। मैं दावे से कहता हूँ कि तुम सोनिया हो। ऐसी चालबाज सिर्फ सोनिया ही हो सकती है। सोनिया ने कहा, मुझे पहचान कर भी हाजिर दिमागी से काम लेना भूल रहे हो। तुम बदहवासी में ये नहीं सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे अलकार नानाका का क्या हशर करूंगी। ये कहते उसने नानाका के दिमाग में जलजला पैदा किया। वो चीखता हुआ पीछे दीवार से जाकर टकराया और औंधे मुंह फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। कोबरा को सोचने समझने का मौका नहीं मिला। वो चाहता तो सोनिया के चैलेंज करते ही नानाका के दिमाग से फौरन निकल जाता। फिर नानाका सोनिया की सोच की लहरों को सांस रोककर भगा देता, मगर ऐसा करने का मौका नहीं मिला। अब वो उसकी दिमागी तकलीफ दूर करने की कोशिशें कर रहा था। जहाँ तक मार्शल आर्ट और तलवारबाजी का ताल्लुक है तो नानाका बहुत ही खतरनाक और नाकाबिले शिकस्त फाइटर समझा जाता था। आज तक उसने किसी से शिकस्त नहीं खाई थी। पहली बार टेलीपैथी के हथियार से मार खा रहा था। कोबरा उसे तसलियां दे रहा था। नानाका, हौसला करो, फिक्र न करो, मैं तुम्हें इस औरत से मात खाने नहीं दूंगा। वह दिमागी तकलीफ से कराते हुए बोला, माँ तो खा रहा हूँ, और क्या बाकी रह गया है? अभी एक बहुत बड़ा मरहला रह गया है। ये दिमागी तौर पर कमज़ोर करने के बाद तुम्हें हिप्नोटाइज करेगी, फिर अपना मामूल बनाएगी। वह इनकार में सर हिलाकर दोनों हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं किसी औरत का महकूम नहीं बनूंगा। तुम मेरे दिमाग में हो, मुझे किसी तरह भी मार डालो। तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें किसी का गुलाम बनने नहीं दूंगा। सोनिया को कभी हिप्नोटाइज करने का मौका नहीं दूंगा। वो जब भी ऐसा करना चाहेगी मैं उसे नाकाम बनाता रहूंगा।